जय हिंद। आप सभी के लिए, कोई भी स्टूडेंट हो जो प्रिपरेशन करता हो, उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ और बहुत खुशी की बातें हैं। क्यों खुशी की बातें? क्योंकि हमारे लिए ये एक त्यौहार होता है जब कोई वैकेंसी आती है या किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो आती हो, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का टाइम है। क्यों? क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए समर्पित हैं, हम जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो वेट तो हमें किसी वर्ल्ड कप का नहीं होता है, हमें किसी त्योहार का नहीं होता, किसी वेदर का नहीं होता, किसी दिन का नहीं होता। वो सिर्फ एक दिन का होता है, जिस दिन कोई जो आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो उसका क्या है, नोटिफिकेशन आए, वैकेंसी आए। तो आप लोगों के लिए इसी में एक जो छोटा सा पहलू कह सकते हैं, जो वो डीएसएसबी लेकर के आई है, और मैं उन सब के लिए ही ये स्पेशल इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ वीडियो के माध्यम से। जो डीएसएसबी ने मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, क्योंकि डीएसएसबी आपको पता है मेनली टीचिंग पोस्ट के लिए जानी जाती है, पर वो अभी हाल ही में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है। और दूसरी बात है, ये शो करता है जो टीचिंग पोस्ट की भी बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी। ये 500% डेफिनेट कंडीशन है टीचिंग पोस्ट की भी बहुत जल्दी। हालांकि एनटीटी का जो है मतलब नर्सरी टीचर की वैकेंसी आ चुकी है, बट उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो उसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसका भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नॉन टीचिंग का जो पोस्ट है, जिसमें मोस्टली कलर्कियल पोस्ट हैं, कलर्कियल और स्टेनोग्राफर दो मेन है। कलर्कियल मतलब कलर का, और स्टेनोग्राफर उसके नाम अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नाम है। कहीं असिस्टेंट कहते हैं या कहीं उसको टाइपिस्ट कहते हैं, वो अलग बातें हैं। बट मेनली वो क्लर्क जो आपने सुना होगा ना, वो क्लर्कियल पोस्ट है, और एक स्टेनोग्राफर है। तो वो दिल्ली के डीएसएसबी के थ्रू दिल्ली के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग जो दिल्ली की जो एजेंसियां हैं, उनमें जो है ये जो बेसिकली परमानेंट बेसिस पे मतलब दिल्ली सरकार का जो है वो जॉब हो जाएगा, और मतलब यूटी के अंदर में आप आ जाओगे। ठीक है, और बस यह जो जॉब है वो आपसे सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं 2 कदम दूर है। 2 कदम दूर कैसे? 2 स्टेप अवे ओनली। कैसे? तो पहला स्टेप है जो 4 महीने बाद, जनरली 4 महीने, क्योंकि इसका क्या है, फरवरी में अभी फॉर्म भी फिल होगा, लास्ट है, और 2-3 महीने तो लगेंगे एग्जाम में। तो 4 से 5 महीने का जो टाइम है वो एक प्रिपरेशन का पहला स्टेप, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो एग्जाम का। बस 2 स्टेप की बातें हैं। उसके बाद आप जो है आप भी मतलब दिल्ली सरकार के कर्मचारी कहलाओगे। तो मैं एक बार आप सभी को इसके बारे में जो है थोड़ा सा बताने आया हूं। आप मुझे लगा नोटिफिकेशन में आपको चीजें समझ आती हो ना आती हो, तो इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूं। तो एक बार आप सभी का मेरे ज्ञान दर्पण जीएस चैनल में, और आपका भी वो है स्वागत है, और साथ साथ मैं जीएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं, और एक बार इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, बड़े अच्छे से समझना। एक्चुअली ये जो वैकेंसी आई है ये कंबाइंड एग्जामिनेशन है, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023-4। गौर करो, एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क, जे जिसको हम जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, वही वो इक्विवेलेंट टू क्लर्क हो गया। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, ये भी बेसिकली क्लर्क के टाइप का ही होता है। एलडीसी कम टाइपिस्ट, मतलब ये भी क्लर्क हो गया, और साथ साथ असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, ये भी क्लर्क है। मतलब अल्टीमेटली नाम अलग अलग हैं, बट आप वो खामखा लंबी बातों करें उससे कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक चीज बता देता हूं, ये सारे के सारे क्लर्कियल पोस्ट हैं। और दूसरा जो है वो स्टेनोग्राफर है। 2 ही कैटेगरियां हैं जो अभी जिसका मैं वीडियो आपको डाल रहा हूं, और जो नोटिफिकेशन आई है। और इसकी यदि बात करते हैं तो इसका जो पोस्ट कोड है वो बेसिकली ये, मैं इस पोस्ट की बात कर रहा हूं जो 802 और 23, 802-23, क्योंकि हमेशा कोई भी वैकेंसी पोस्ट कोड के नाम से जाना जाता है। तो 23 में आया है 802। दूसरी बात, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करते हैं तो ये है आपका 5203, क्योंकि ये बिल्कुल 2023 के लास्ट में आया है, इसलिए इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। हो सकता है आपको यहां पे कुछ चीजें समझ ना आए, पर मैं इस लिखे हुए चीज को 5 बार बोलता हूं, तब भी यदि आपको ना समझ में आए तो थोड़ा सा एक बार प्लीज ध्यान देना, क्योंकि मैं 5-5 बार बोल रहा हूं तो लिखने का क्या मतलब है, उसको आप छोड़िए ना, मैं बोल रहा हूं ना, मैं समझा रहा हूं, तो कैसे नहीं समझ में आएगा। और नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये 200% ऑथेंटिक है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। सबसे पहली बात, जो ये जो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा, कंबाइंड तौर पे वैकेंसी आई है, और आपको कंबाइंड तौर पे फॉर्म फिल करने हैं, कंबाइंड तौर पे ही। उसमें उसके बाद एग्जाम के बाद आपकी जैसी रैंकिंग होगी, आपने उसमें पोस्ट प्रेफरेंस का होगा, जो आप पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं जैसा दिया होगा उस हिसाब से जो है वो चीजें आपको मिलेंगी। इसमें सबसे पहला जो एक इंफॉर्मेशन है वो ये है, जो इसका जब एप्लीकेशन का फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, ये सबसे मेन चीजें होती है, और इसका क्लोज कब होगा। तो देखिए,
यदि एप्लीकेशन की बात, ओपनिंग डे ऑफ एप्लीकेशन वो 9 जनवरी 2024 से है, मतलब इनकमिंग डेज में है। 9 जनवरी 2024 से ओपनिंग डे ऑफ एप्लीकेशन है और क्लोजिंग डे ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 7 फरवरी 2024 तक है। 7 फरवरी 2024 तक है टिल 12 PM तक, 11:59 PM तक है, मतलब रात के 12 बजे तक, मतलब 11:59 तक जो है ये बेसिकली आप भर सकते हो। तो आप उतना लेट क्यों करो, आप पहले ना क्यों भर करके उसको खत्म करो। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप बिल्कुल कंप्लीट अपना डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी चीजों को स्कैन करके रेडी रख लीजिए और 9 जनवरी से फॉर्म फिल होगा। 9 जनवरी 2024 से फॉर्म फिल होगा, आप फॉर्म जरूर भरिए और उसके बाद इसका जो क्लोजिंग है वो 7 फरवरी तक है। ठीक है, तो आपको इतना आगे जाना ही नहीं है, इस डेट को तो समझना नहीं है, बट वैसे आपको हाँ चलो याद रखना है तो 7 फरवरी है। दूसरी बात है, आप ये ध्यान देना, आप जो भी हो, आप जिस चीज की तैयारी करते हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम की क्यों नहीं तैयारी करते हो, क्योंकि क्लरिकल का एग्जाम जो होता है वो 10+2 लेवल का होता है। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हाँ, आप 100% इस फॉर्म को भरिए। आप यदि टीचिंग वाले हैं, यदि आप बीएड करके, जेबीटी करके, एनटीटी करके हैं और आप टीचिंग वाले हैं, यदि आपकी एज है जो एज यहां पे मांगा जा रहा है, आप जरूर फॉर्म भरिए, क्योंकि वही जो ऑर्गेनाइजेशन है वही तो ये भी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है ना, जो कि आपका टीचिंग वाला करवाएगी। तो इससे क्या होगा, आप एग्जाम दोगे, आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी बात है, यदि आपका एज है और यदि आप इसको भर सकते हो तो कोई बात नहीं, पहले नॉन टीचिंग जो है उस पोस्ट को ले लीजिए, क्या दिक्कत है। 10 से 5 की नौकरी है, क्लरिकल जॉब है, दिल्ली में रहना होगा, उसके बावजूद भी आप जो है टीचिंग जॉब के लिए अपना तैयारी कर सकते हो। तो आपके नॉन टीचिंग वाले जो हैं उनकी तो चलो एक ही साइड है, बट जो टीचिंग वाले हैं उनके तो दोनों हाथ में लड्डू है। क्यों? क्योंकि आप ये भी फॉर्म भर सकते हो, दूसरी बातें अपना जो आपका टीचिंग वाला आएगा वो भी भर सकते हो। दूसरी बात, तीसरी बात है, डीएसएसबी का आपको एग्जाम का भी, क्वेश्चन का भी पता चल जाएगा, जो कितने क्वेश्चन आए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्या होता है, रिपीट होता है। तो आप यदि मेरी बात समझने की कोशिश करना, तो किसी भी कंडीशन में आप फॉर्म को भरें और न केवल फॉर्म को भरें, बहुत अच्छे से तैयारी करें और तैयारी करके एग्जाम देने जाएं। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, आप युद्ध लड़ने जाओगे और बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो डेफिनेट सी बातें हैं, युद्ध में आपकी हार होगी। और युद्ध में हार तब होती है जब हम युद्ध की तैयारी करके नहीं जाते हैं, क्योंकि युद्ध के समय में सिर्फ युद्ध लड़ा जाता है, तैयारी नहीं किया जाता है। तो ये जो आपका युद्ध होगा, ये एग्जाम का युद्ध होगा, ये आज से 4 महीने 5 महीने ऑलमोस्ट यदि हम बात करते हैं, कम से कम 4 महीने तो है ही है। तो 4 महीने में तो आप बहुत अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो ना, और उसके बाद जाकर के आप एग्जाम के साथ युद्ध कीजिए, तब मजा आएगा। क्योंकि तैयारी के बाद युद्ध करोगे तो बहुत अच्छे से आपको जो है चीजें, मतलब आप कवर कर पाओगे, अपने आप को डिफेंड कर पाओगे। तो ये ध्यान देना है, युद्ध कभी भी जो है वो, मतलब तैयारी जो है वो युद्ध के टाइम में नहीं होती है, तैयारी युद्ध से पहले होती है। तो आपका जो एग्जाम वाला युद्ध है उससे पहले आप तैयारी करो, क्योंकि किसी भी हाल में 4 से 5 महीना मिलेगा, ये गारंटेड बातें हैं। आप लॉजिकली देखिए या कैसे भी देखिए, मैं एक यूट्यूब पे वैसे यूट्यूबर की तौर पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एज ए एप्लीकेंट, एज ए टीचर बात कर रहा हूँ, जो डेफिनेटली जो है वो 4 से 5 महीना आपको है। और चाहे वो आप टीचर ग्रेड के हो, मतलब टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, या फिर आप बीएड वाले हो, कोई भी हो, आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए। और आप इस मौके को भुनाएं और किसी भी हाल में आप जो है इसको, मतलब क्या करें, इस एग्जाम को छोड़ना नहीं है। क्योंकि इसकी वैकेंसी का जो इंतजार कर रहे थे, हम इतने दिन से वेट कर रहे थे, और वेट के बाद जो वैकेंसी आई है तो हम कैसे इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या ध्यान देना है, जो ओपनिंग डे इसका कब है, 9 जनवरी से है। फटाफट जो है जल्दी से जल्दी जाकर के अपना डीएसएसबी के साइट पे, ऑफिशियल साइट होता है, और उस साइट पे जाकर के इसका फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। और क्लोजिंग है 7 फरवरी तक। इस डेट को आप याद ही नहीं रखना, क्योंकि इतना आगे तक क्यों जाओगे। और क्यों ऑफिशियल साइट बताया था, क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्म सबमिशन है वो ऑनलाइन मोड है, आपको पता है आज के डेट में ऑनलाइन है। फीस की बात है, देखो मात्र 100 रुपये है, तो 100 रुपये है तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कोई 500, 1000, 2000 की बात नहीं है। इसलिए मैंने बोला फॉर्म भरिए। और एक चीज और मैं बता रहा हूं, जो यदि एलिजिबल नहीं भी है ना, तभी फॉर्म भर दीजिए। जिसका एज नहीं हुआ है तभी फॉर्म भरिए। कहोगे क्या बोल रहे हो आप यहाँ पे, वो इसीलिए बोल रहा हूँ जो आपको एग्जाम का पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा जो क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको एग्जाम में बैठने का एक्सपीरियंस होगा। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में आप रिजेक्ट हो, कोई बात नहीं है, बट आप पहले से तो तैयारी कर लीजिए ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंटों का कंसर्न, वो क्या है, निगेटिव मार्किंग। जी हाँ, निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, जी यस है। और ये कितना है, 0.25।
या 1/4 जिसको कहते हैं, मतलब 4 नंबर पे एक क्वेश्चन जो है वो आपका नेगेटिव जो है वो माना जाएगा। मतलब 4 गलत करोगे तो एक जो है वो आपका एक ऑलरेडी जो है एक नंबर कटेगा, मतलब 4 पर 1 बोलते हैं इसको, तो 0.25, मतलब एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका जो है वो 0.25 या 1/4 नंबर जो है वो कटेगा। तो मतलब 4 गलत करोगे तभी तो एक नंबर कटेगा ना, इसलिए बोलते हैं 4 गलत पे एक नंबर, 4 गलत पे एक नंबर, इसलिए 0.25 या 1/4। तो एक इंफॉर्मेशन पहली बातें हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट, ओपनिंग कब से है फॉर्म भरने का? 9 जनवरी 2024 से। क्लोजिंग का मैंने बोला याद ही नहीं रखना, क्योंकि इतना लास्ट तक हम जाते नहीं है, जनरली स्टूडेंट का ये रूल होता है। ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, कोई ऑफलाइन वगैरह आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड नहीं करने हैं, सारे के सारे ऑनलाइन में ही आपको अपलोड करने होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना फोटो वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं, फी जो है मात्र 100 रुपये है, साथ साथ नेगेटिव मार्किंग इसमें है बिल्कुल, और वो क्या है 1/4 है। अब बात करते हैं इसका जो एग्जाम होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, बिल्कुल मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन जो होगा ऑनलाइन, और आपको पता होगा जब ऑनलाइन है तो डेफिनेट सी बातें हैं, नॉर्मलाइज्ड भी किया जा सकता है। बाकायदा DSSB ने साइट पे लिखा हुआ है अपने नोटिफिकेशन में, जो यदि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो जरूरत पड़ेगी तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। जो एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, तो ये है फर्स्ट टायर जनरल, मतलब क्योंकि एक ये जनरल मतलब सारे पोस्ट हैं तो फर्स्ट टायर जनरल होगा। एग्जाम के ड्यूरेशन की बात करते हैं तो देखिए ड्यूरेशन कितना है इसका, 2 आवर का होगा। जी हाँ, टोटल मार्क्स कितने होंगे, 200 नंबर के होंगे, और सारे के सारे क्या होंगे, MCQ होंगे, ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल मार्क्स जो है वो 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम सबसे पहले यहां बात करते हैं, जो टोटल मार्क 200 होंगे तो इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होगा, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट बातें हैं तो आपको पता होना चाहिए। जो यहाँ पे क्या होगा, सिलेबस, देखो यहाँ पे मैंने सिलेबस लिखा है, ये सिलेबस की बात करते हैं। ये सिलेबस में सबसे पहले GA की बात करते हैं, 35 नंबर, जनरल अवेयरनेस 35 नंबर, मतलब मैं आपके लिए आउट ऑफ 200 में से 35 नंबर के लिए डिवोटेड हूं, समर्पित हूं। आप जितना अपने एग्जाम के लिए होंगे उससे ज्यादा मैं उस एग्जाम के लिए समर्पित हूं, क्योंकि आपके लिए 35 नंबर का जो है वो 500% गारंटेड ज्ञान दर्पण GS जो है वो लेता रहेगा, लाता रहेगा वीडियो आपके लिए, और आप बस उसको देख करके अपडेट होते जाइए। आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बना करके चीजों को जो है वो कवर करना है, और आपको कहीं जो है वो कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये 35 नंबर है, GA है, देखो GA है, जनरल अवेयरनेस, मतलब इसमें सब कुछ आता है। इसमें साइंस भी पूछा जाएगा, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी, मतलब GK भी पूछा जाएगा, और करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। तो ये सब कुछ है, मतलब GA में टोटल ईच एंड एवरीथिंग होता है। करंट अफेयर्स भी, ट्रेडिशनल GK भी, साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबसे क्वेश्चन आते हैं। 35 नंबर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GK ऐसा है जिसको आप कम से कम टाइम में करते हो, यदि आपको पता है तो यदि आप 35 नंबर को आप 5 से 7 मिनट में भी कर लेते हो, तो बाकी और जो सारा का सारा सब्जेक्ट है आप उस पर अपना टाइम दीजिए, रिमेनिंग टाइम। तो 35 नंबर का GK बहुत एक अहम होगा। मैं बार बार कह रहा हूं ये GA है, मतलब GK, GS, करंट सब कुछ है इसमें। ओके जी, अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग जो है वो भी 35 नंबर्स का है, ठीक है। मैथ की बात करते हैं, वो भी 35 नंबर का है। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ये भी दोनों 35 के हैं। तो अब आप यदि एक चीज गौर करोगे, आप में से जो टीचिंग वाले भी होंगे, जो टीचिंग वाले हैं, क्या बताइए, टीचिंग में भी तो आप सारे के सारे यही 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो, और एक साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो अच्छी बात है, इसमें साइकोलॉजी नहीं है तो फिर आपको क्यों नहीं भरना। जो भी PRT वाले हैं, NTT वाले हैं, TGT वाले हैं, और यदि वो उनका एज योग्य है तो आप मेरे कहने पे और अपने मन के कहने पे भी जरूर फॉर्म भरिए, क्योंकि आपको यही तो चीजें पढ़ना है जो आप पढ़ते हो रूटीन में। इवन साइकोलॉजी इसमें पढ़ना नहीं है, एजुकेशन पढ़ना नहीं है। जब टीचिंग वाली आएगी तो आप तैयारी करें उसका, पर एग्जाम नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद जो एक पोर्शन इसमें है वो पोर्शन है कंप्यूटर, IT, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। इसके जो है वो 25 नंबर हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो कंप्यूटर 25 है, क्योंकि अब कंप्यूटर का जमाना हो गया। तो यही टोटल 200 नंबर के हैं, 200 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटा होगा। तो आप यदि बात करेंगे तो कंप्यूटर की बात करते हैं, ये भी आपका ओरली होता है, ये भी आप सटासट 10 मिनट में बता सकते हो। GK की बात करते हैं, 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, ये भी आप 5 से 10 मिनट में बता सकते हो यदि आपको पता है तो बाकी इन दोनों का जो सब्जेक्ट का टाइम बचेगा वो आप अपने मैथ और रीजनिंग में दीजिए, वो इंग्लिश में दीजिए, हिंदी में दीजिए, ठीक है। तो ये एक चीजें हो गई, टोटल 200 का हो गया, 2 घंटे का हो गया, नेगेटिव मार्किंग भी है, और ऑनलाइन एग्जाम होगा। और ऑनलाइन जब होगा तो ऑब्वियस ही बात है, नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है, ठीक है। फीस 100 रुपये है,
ओके, क्लोजिंग डेट का आपको पता है और ओपनिंग डेट का पता है, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहां पे देखो लिखा है द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज, एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस डिटरमाइंड ऑन 7/2/2024। मतलब सीधी सी बातें हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे वो आपके एज की बातें हों, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट्स की बातें हों, आपके क्वालिफिकेशन की बातें हों, या फिर जो कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके एक्सपीरियंस की बातें हों, या जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। जी हाँ, इसमें डीएसएसबी ने कहा है जो कोई व्यक्ति यदि लगातार 6 महीना तक उस डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा है तो उसको भी 5 साल का कम से कम एज में छूट मिलेगी और वह भी फॉर्म भर सकता है। 5 साल तक एज में छूट मिलेगी, और जिसने लगातार 6 महीने तक किसी एक डिपार्टमेंट में डीएसएसबी मतलब दिल्ली के सरकार में 6 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया हो तो वो भी फॉर्म भर सकता है और उसको 5 साल की जो है छूट मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो काउंट होगी वो 7/2 को, मतलब इसमें जैसे मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 27 साल है, एक एवरेज तो 7/2 तक आपकी एज जो है वो 27 तक चलेगा, इससे आगे आपका नहीं होना चाहिए। मतलब सब कुछ जो काउंट होगा वो 7 फरवरी 2024 को काउंट होगा, उस दिन से काउंट होगा। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका जनरल क्राइटेरिया बता दिया, आपके जो है सिलेबस की बातें बता दी। अब यदि बात करते हैं वैकेंसी की बातें, तो जैसे मैंने बोला अलग अलग पोस्टें हैं बट 2 ही है मेन। एक बता दिया मैंने क्लर्कियल जिसको कहते हैं, या आप एलडीसी कह लीजिए या टाइपिंग वाला कह लीजिए या फिर उसको जूनियर असिस्टेंट कह लीजिए, बेसिक क्लर्क, बाबू जिसको कहते हैं बोलचाल में बाबू है मतलब क्लर्क, और एक स्टेनोग्राफर। तो देखिए 2 चीजें हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेड 4 या इसको जेए कहते हैं जूनियर असिस्टेंट, इसकी बात करते हैं, इसमें 1672 सबसे ज्यादा वैकेंसी यही है, सबसे ज्यादा वैकेंसी यही है 1672 इसमें जो है वो टोटल है, जिसमें यूआर जो है वो 788 है 788, ओबीसी 500 सीटें हैं, एससी के 194 हैं, और ईडब्ल्यूएस जो होते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उसके 150 हैं। मतलब टोटल वैकेंसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी की है, जिसको हम कहते हैं ग्रेड 4 या जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद एलडीसी की बात करते हैं, एलडीसी कम टाइपिस्ट, देखिए वो भी वही हो गया एलडीसी कम टाइपिस्ट। इसमें टोटल सेकेंड लार्जेस्ट है, 256 टोटल है, यूआर 107 है, ओबीसी 69, एससी 35 और ईडब्ल्यूएस 26। ये कोई मतलब कुछ बताने की बड़ी बात नहीं है। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड की बात करते हैं, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, ये भी क्लर्कियल ही है, इसमें टोटल 104 वैकेंसी है, आपने देखा है 104 टोटल हैं, जिसमें यूआर 44, 44, ओबीसी 28, एससी 15 और ईडब्ल्यूएस 10, और एक है आपका जूनियर असिस्टेंट जिसमें 30 जो है वो टोटल हैं, यूआर 14। ठीक है, ये अब ध्यान दीजिएगा, मतलब जनरली जितने भी यदि हम क्लर्कियल की बात करते हैं, मैं पहले क्लर्कियल की बात कर रहा हूं, उसका जो उसकी एज जो है ना वो इन सभी पोस्ट के लिए एज जो है वो 18 से 27 है। मतलब एवरेज तौर पे आपको ये समझना है जो 18 to 27 ईयर। जनरली जितनी भी वैकेंसियां हैं उसमें जितने क्लर्क वाले हैं एक आध को छोड़ करके उसमें 18 से 27 तक है। ठीक है, वहीं पे जो एक पोस्ट है गौर करना है स्टेनोग्राफर का, देखिए स्टेनोग्राफर का पोस्ट है जिसमें टोटल 143 है, इसमें भी एज 18 से 27 है। बट एक जो मैंने बताया था एक आध को छोड़ के वो यही है जूनियर स्टेनोग्राफर, इसमें सिर्फ टोटल 20 है बट इसमें एज 18 से 30 तक है। तो आप में से कोई कहेंगे जी वो 30 वाला भी नहीं बताया था, तो आपको बता दूं एक कॉमन भाषा में ऑलमोस्ट सभी जितने की, क्योंकि आप फॉर्म जो है कंबाइंड तौर पे भरेंगे तो आप कंबाइंड भर दीजिए, आपको कोई देखने की कहीं जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए 18 से 27 तक एज है। बट एक जो पोस्ट है जिसको कहते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर, उसके लिए 18 से 30 है और उसमें मात्र 20 जो है वो सीटें हैं, मैं कैटेगरी वाइज नहीं बताया हूं। तो ये हो गया, तो 2 पोस्ट मेनली निकले हैं, एक क्लर्कियल की बात करते हैं जो 18 से 27, एक स्टेनोग्राफर की बात करते हैं वो अलग ट्रेड है पर वो भी 18 से 27, और एक है जूनियर स्टेनोग्राफर वो है 18 से 30। अब जैसे आप सबको पता होगा एज रिलैक्सेशन की बातें हैं, सबको पता होगा जो यदि एससी कैटेगरी से कोई बिलोंग करते हैं तो उनको पता होगा जो उनका एज रिलैक्सेशन, देखो एज रिलैक्सेशन है, यदि एससी कैटेगरी से बिलोंग या एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल, मतलब आप 18 से 27 जिसका है तो 5 साल मतलब 32 तो आपका 32 तक हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बातें हैं। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का आपको छूट मिलेगा, मतलब आप 30 तक भर सकते हो, 18 से 30 तक। यदि आप पीडब्ल्यूडी प्लस यूआर प्लस ईडब्ल्यूएस हैं तो आप 10 साल तक का जो है छूट ले सकते हो, मतलब जो
विकलांग वाले होते हैं ना, बेसिकली जो भाई फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं वो, और जो यूआर है और ईडब्ल्यूएस में है, दोनों में से कुछ भी है वो, तो 10 साल का छूट ले सकते हैं। वहीं कोई पीडब्ल्यूडी और SC/ST में है तो 15 साल का ले सकते हैं, और ओबीसी में है तो 13 साल का ले सकते हैं। मतलब जो डिसेबल्ड होते हैं, विकलांग होते हैं, उनको बेसिकली 10 साल की जनरली छूट मिलती है। तो मतलब 27 तक है तो 37 हो गया, बट यूआर में है तो वो आपका जो है 10 साल होगा, SC में है तो 5 साल जोड़ दीजिए, ST में है तो 5 साल जोड़ दे, OBC में है तो 3 साल और जोड़ दे, मतलब 13-15 रेस्पेक्टली। ठीक है, वहीं पे एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है जो यदि कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट उसको अप टू 40 ईयर तक है। डिपार्टमेंटल मतलब क्या हो गया, तो जो कोई इससे नीचे पोस्ट पे है, मान लीजिए कोई प्यून लगा हुआ है या कोई नीचे ग्रेड पे है, और यदि वो फॉर्म भरना चाहता है तो वो डिपार्टमेंटल होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल वाले डिपार्टमेंटल नहीं होते हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल वालों को अलग है, जो 5 साल को उनकी छूट दी गई है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है एज में, मतलब 27 है तो 32 तक भर सकते हैं। बट ये रूल है जो कम से कम 6 महीने आपने नौकरी किया हो कंटिन्यूसली बाकायदा लेटर के साथ, ज्वाइनिंग लेटर ऑथेंटिकेशन के साथ। और जो एक्स सर्विसमैन है वो बेसिकली 55 साल तक भर सकते हैं, अप टू 55 साल तक। तो एज रिलैक्सेशन की बात है, जनरली सबको पता है SC/ST को 5 साल मिलता है, OBC को 3 साल मिलता है, और जो डिसेबल्ड होते हैं उनको जनरली 10 साल मिलता है। तो आप UR और SC/ST में 5-5 और 3-3 जोड़ दीजिए, तो वैसे 1827 है। यदि मान लो दिल्ली में OBC का हिसाब ज्यादा है तो OBC है तो वो 30 साल तक भर सकते हैं, जो SC/ST वाले हैं वो 18 से 32 साल तक भर सकते हैं, जनरल वाले 18 से 27 तक है। EWS में आपको पता है एज की कोई जो है बेसिकली छूट वगैरह की बातें होती नहीं है। तो ये आपका जो है ये बेसिकली एज की बातें थी। ये सारी काउंट कब होगी, 7 फरवरी 2024 को होगी। टोटल जो है 200 नंबर के एग्जाम आएंगे, और साथ साथ 200 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। उसमें 35 जीके होगा, जनरल अवेयरनेस, 35 मैथ, 35 रीजनिंग, 35 हिंदी, 35 इंग्लिश, और 25 जो है वो कंप्यूटर और इंटरनेट और सोशल मीडिया वगैरह की बातें होंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चाहे वो आप टेक्निकल वाले हो या नॉन टेक वाले हो, चाहे वो आप टीचर वाले हो, कोई भी हो, यदि आप एज आपके लिए है, आप यदि योग्य हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, भरना ही चाहिए, मस्ट मस्ट मस्ट, स्किप नहीं करना है। क्योंकि मैंने बोला दिल्ली में जॉब मिलेगी, ट्रांसफरेबल नहीं है, लाइफ लॉन्ग यहीं रहोगे, 10 से 5 की नौकरी है, आप क्लर्क भी बन जाओगे, उसके बाद भी आप आगे के लिए तैयारी कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब एक यदि बात कर लेते हैं इसमें जो क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि जनरली आपने 2 पोस्ट देखा, एक LDC देखा, मतलब जिसको हम क्लर्क कहते हैं, और एक स्टेनोग्राफर है, 2 ही पोस्ट है। तो देखो जो क्लर्क वाले होते हैं, LDC होते हैं, देखिए जिसमें है LDC, JA मतलब क्या हो, जूनियर असिस्टेंट, AG मतलब असिस्टेंट ग्रेड 1 और ग्रेड 4, मतलब जितने भी ये हैं ये सारे क्लर्कियल हैं। इन सब में ये है जो 12th पास होना चाहिए, होंगे आप लोग, 12 पास होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड, एक्चुअली क्लर्क बनेंगे, बाबू बनेंगे तो आपको कंप्यूटर का पता होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए। तो टाइपिंग स्पीड जो है वो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी में जो है वो आपको मात्र 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में ज्यादा पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश को आसान माना जाता है रिस्पेक्टली हिंदी। तो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात है तो 12वीं पास होनी चाहिए, एज 18 से 27 होनी चाहिए, बस हो गया। तो आप पहले एग्जाम दोगे, और पहले आपका एग्जाम होगा 200 नंबर वाला, इसमें जब पास करोगे तब आपका जो है स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जिसको कहते हैं वो होगा। तो ये हो गए सारे बाबू या क्लर्कियल के लिए। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर, ये थोड़ा सा उनसे क्या होता है, हल्का सा टफ होता है। एज इसमें भी वही है, क्वालिफिकेशन वही है, जो 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, ये भी क्लियर है। यहाँ भी क्या है, स्टेनोग्राफर पहले मतलब शॉर्ट हैंड होते हैं ना, शॉर्ट हैंड मतलब जो बोलते हैं और उसको शॉर्ट में लिखना, तो शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ चूंकि शॉर्ट हैंड के साथ साथ उसको फिर क्या किया जाता है, टाइप भी किया जाता है, तो ये भी आप में क्वालिटी होना चाहिए। तो 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए। ये तब है, देखो क्लर्क वाले टाइपिंग से आपको ज्यादा यहां पे आना चाहिए, ज्यादा स्पीड होना चाहिए, पर कब, जब आप स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म भरते हो, स्टेनो के लिए फॉर्म भरते हो, तो इसमें 2 चीजें होती है, आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए जो 80 वर्ड पर मिनट, और इसमें स्पीड थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, 40 वर्ड इंग्लिश में और 35 वर्ड हिंदी में। बट जब आप सिर्फ कलर का फॉर्म भरते हो तो 35 वर्ड इंग्लिश में और 30 वर्ड हिंदी में, और बस 12वीं पास होनी चाहिए।
तो मोटा मोटी ये चीजें हो गई जो यदि जो योग्य हैं, आप में से जो भी इसके लिए योग्य हैं, आपको डेफिनेटली फॉर्म भरना चाहिए। और न केवल फॉर्म भरना चाहिए, आप मन से तैयारी करें, उसमें बहुत अच्छे से तैयारी करें। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के एग्जामों के कट ऑफ वगैरह इन सब का। तो चूंकि ये काफी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि हर बार अलग अलग वैकेंसियां आती हैं, अलग अलग नाम से आता है। तो एग्जैक्ट ये नहीं है जो भाई इसी का आया है तो इसका आप कट ऑफ बता सकते हो, ये पीजीटी इकोनॉमिक्स या पीजीटी साइंस ऐसा करके कुछ नहीं है। तो पर एवरेज तौर पर बात करते हैं तो जैसे दिल्ली का हिसाब है और वैकेंसी थोड़े से सिलेक्टेड है, कम है, आपको आउट ऑफ 200 में से यदि 135 140 तो आपको जाना ही पड़ेगा। 130 से लेकर के 140 के बीच में जाना ही पड़ेगा जब आपको जो है सिक्योर करना है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आप 120 पे भी जा सकते हैं, 110 पे भी जा सकते हैं, आप 50 पे भी जा सकते हैं, पर फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी। पता ही आपको क्या होगा। तो आप ऐसे करके चलें, चाहे आप किसी कैटेगरी के हो, चाहे आप किसी कैटेगरी के हो, आप ऐसे करके चलो ना जो आप सिक्योर हो। मतलब आपको किसी भी कंडीशन में 120 प्लस जो है वो आपको आना ही आना चाहिए। यदि आप SC ST में भी हैं तो 5-10 कम हो जाएगा, बट आप ऑलरेडी 120 लेके चलो ना, जो बिल्कुल तन के चलोगे, कहीं कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो आप इसको ध्यान रखिए बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को, जो मतलब प्रीवियस से आप रिलेट मत करें, क्योंकि डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। और ऑब्वियस ही बातें हैं, यदि पिछला 1 साल 2 साल पहले एग्जाम हुआ था और अब के एग्जाम में बहुत फर्क है, क्वेश्चन में बहुत फर्क है, रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ये एक मौका मिला है आप लोगों को, तो इस मौका के ना गवाएं, क्योंकि ये आप डेफिनेट समझ लीजिए हर दिन हर पल जो है एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए एप्लीकेंट आपको टफ का ही सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अब रिसोर्सेज इतने ज्यादा हो रहे हैं, जो हर किसी के पास नॉलेज जो है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो घर बैठे हो या घर से बाहर हो। और थोड़ा सा आप यदि प्रॉपर तरीके से मेहनत करके देखोगे तो आप, मैं बता रहा हूं, 4 महीना आप मेहनत करके देख लीजिए, तब आपको रियलाइज होगा जो एक्चुअल में मेहनत का फल कैसा मिलता है। और बाकी टीचिंग की तब तक आ रही है ना आए, आप छोड़िए उसको, आप इस पे लग जाइए। टीचिंग का जब आएगा, जब वो एग्जाम होगा, तब आप वो सब्जेक्ट पढ़ लेना। बाकी कॉमन तो मैथ वही, रीजनिंग वही, इंग्लिश वही, जीके वही, सब कुछ वही है, ठीक है। और इन सभी के लिए जो जीके जो है वो 35 नंबर की बात करते हैं। तो यदि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें, मेरा वीडियो यदि समझ में आ रहा हो, तो आपके लिए ये सारी चीजें एज इट इज वैसे ही रहेगी, वैसे ही आता रहेगा, डेफिनेट सी बातें हैं, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से देखना। और बहुत जल्दी इनके लिए, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो करंट अफेयर्स का भी और जीके में सबसे पहले जो ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्योग्राफी का भी मैं बैच न्यू जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं, और करंट अफेयर्स का भी न्यू जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप उसको एज सुन एज पॉसिबल देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी आप बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और फॉर्म भरिए और बहुत अच्छे तरीके से लग जाइए, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, तैयारी करते रहें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद।